हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और जबरदस्त तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने की सीरीज में पीवाईक्यूज भी मैंने स्टार्ट किए हैं, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच गए हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पहले के वीडियो यानी पहले के चैप्टर के वीडियो या वन शॉट या और भी काफी मटेरियल, वो सारा मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो उनको क्लिक करके देख लें। चाहें कि आपको देखना ही चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है अपना चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरविंद सर पीवाईक्यूज क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है, प्योर गोल्ड है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आसान भाषा में और पूरा मिलने वाला है। कई बच्चों को लगता है कि इसका पीडीएफ अगर मिल जाए तो उनको नोट्स बनाने में मदद मिलती है, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ता। आप ऐसा कर सकते हैं, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे आप, और मैं उस पर पीडीएफ अपलोड करता रहूंगा, जैसे आपको पीडीएफ मिलती रहे और आपके बढ़िया से नोट्स बन जाएं। आपके लिए मैंने एक प्योर गोल्ड सीरीज बनाई है, सिलेबस उसका खत्म हो चुका है। ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है प्योर गोल्ड सीरीज। ये सीरीज मैं इस चैप्टर की बात इसमें कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 6। ये देखिए 1/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके टोटल इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। आपको पहला पार्ट, ये पहला पार्ट है, तो टोटल 3 पार्ट को आप कवर करने में केवल आपके 4 घंटे लगते हैं बेटा। और उन 4 घंटों में आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशंस और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, यानी आपकी एक अलग ही लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है। तो इस प्योर गोल्ड सीरीज को आप जरूर देखें अगर आप 95 से ऊपर जाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं, और इसमें वो दम है कि आपका सपना ये पूरा करा देगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ बच्चों का रहता है कि उनको डाउट्स काफी रहते हैं, तो अरविंद एकेडमी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, जो आप अटेंड करके मेरे साथ अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि सर ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बता दीजिए, या ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेरिवेशन इसी तरह क्यों कर रहे हैं, ये वजह क्यों नहीं हो सकती, न्यूमेरिकल का सेकंड मेथड मेरे दिमाग में आखिर क्यों नहीं ये लगाएं, या मेरे मुझसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं निकल रहे हैं। ये सारी बात में मैं आपकी मदद करता हूं, जिससे आपकी लर्निंग कॉन्सेप्ट सुपरलेटिव डिग्री के हो जाए और बहुत अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर लें। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लास करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा बैच, द्रोणा फिजिक्स, और ये है द्रोणा मैथमेटिक्स। आप ये कैसे ज्वाइन करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। क्लिक करके आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर इनरोल हो जाइए द्रोणा बैच में, और मेरे साथ सुपर हाई क्वालिटी का पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग पीवाईक्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, बिल्कुल आसान एक्सप्लेनेशन के साथ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये रहा बेटा। ये 2023 का सवाल है। ऐसे सवाल आपके यहां बहुत पूछे जाते हैं, सरल रहते हैं, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप पकड़ लें। मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, ये लूप है, सर्कुलर लूप समझ लीजिए, या सर्कुलर नहीं है तो जैसा भी है, ये लूप है, और नीचे एक वायर है जिससे करंट फ्लो होती दिख रही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, along ABC I is constant, ये तो शुरुआत में ही गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक इसमें करंट वेरी नहीं करेगी, इससे जाने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट नहीं पैदा होगी। यानी ये तो भाई साहब सीधे ही कट्टम हो गया, इसकी तो बात ही करना गलत है। जब कांस्टेंट है तो फ्लक्स में कहां चेंज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर एक आई डिक्रीज आई इंक्रीज, आई इंक्रीज वाले 2 ऑप्शन है, तो पहले इसको पकड़ते हैं कि आई इंक्रीज होने पर क्या होगा। आप जैसा देख रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन अगर है, तो यहां पर आप अंगूठा रखते हैं इसकी डायरेक्शन में, सेंस निकालने किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, ये निशान जानते हैं ना, जब भी आप ऐसा दिखाते हो तो इसका मतलब क्या रहता है, इस प्लेन के नॉर्मल है आउटवर्ड डायरेक्शन में, आपकी तरफ। अब
यहां पर अगर ये आई इंक्रीज होने लगी तो ये लेंज लॉ फॉलो करेगा और ऐसी इंड्यूस्ड करंट बनाएगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करे। तो आप जानते हैं कोई भी लूप अगर आप लेते हो और उसमें करंट अगर सपोज करिए ऐसे फ्लो कर रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो सबसे सरल तरीका क्या है, इसी सेंस में करंट की सेंस में आप राइट हैंड के पाम को मोड़िए, जिधर अंगूठा जा रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो अंगूठा राइट हैंड का, पाम राइट हैंड का मोड़िए, अंदर की तरफ जा रहा है बी, यानी यहां पर बी किधर होने वाला है, इस डायरेक्शन में। तो इसको तो चाहिए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो विरोध कर पाएगा। तो अगर इसको अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको किस तरह का सेंस रखना है, राइट हैंड को ऐसे घुमाना पड़ेगा अंगूठा अंदर लाने के लिए। तो ये जो बी इंड्यूस्ड बनाएगा, इंड्यूस्ड लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होनी चाहिए अगर ये आई इंक्रीज कर रहा है तो अगर आई इंक्रीज करता है तो डायरेक्शन क्या होगी, विच इज, ये देखिए आप, क्लॉकवाइज, यानी ए बी सी, इस तरह का डायरेक्शन होगा। मैं डायरेक्शन यहां नहीं खींच रहा हूं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट होगा अगर आई इंक्रीज कर रही है। क्या इसमें से कोई ऑप्शन है, देख लीजिए। तो ये ऑप्शंस जहां तक करेक्ट है, अलोंग एबीसी आई इंक्रीजेस, तो आंसर नंबर डी। इस तरह से मैंने सारी बात आपको समझाई किस तरीके से इसको सोचते हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे तो लूप के 99% सवाल आप सब सही कर देंगे, इतनी ही भाषा समझने के बाद। खैर, इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आप पूरी बात पकड़ पाए होंगे। चलिए, इसको आपने नोट कर लिया, अगला सवाल ले लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या है, ये भी ताजा सवाल है। तो ए स्क्वायर शेप्ड कॉइल, साइड 10 सेंटीमीटर है, फोटो बना लेते हैं, समझ दिखता और समझ में ज्यादा आ जाता है। ये दोनों स्क्वायर है साहब। हैविंग 100 टर्न्स, एन की वैल्यू यहां पर लिख दो 100 है, क्वेश्चन में दिया है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग, मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और वो इंक्रीज कर रही है 1 टेस्ला पर सेकेंड। अब इस यूनिट से हम समझ गए कि भाई dB अपॉन dt दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 1। ये देखिए dB यूनिट होती है टेस्ला की, सेकंड होती है टाइम की, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। पकड़ लिया हमने, लिख दिया, समझ गए, बहुत आसान होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। अरे भाई साहब, ये तो अपने फेरेडे साहब बता ही गए हैं, तो इसको पकड़ लेते हैं। अगर विदाउट साइन लिखें, मतलब साइन तो ये बताता है, लेंस लॉ की भाषा करता है, इसको अगर हम छोड़ भी दें, मैग्नीट्यूड का जिक्र करें, तो एन ए डी फाई, क्या लिख दिया मैंने, एन लिखिए और ये लिखिए डी फाई बाई डी टी। अब E लिखिए, N लिखिए और ये फाई को लिख दीजिए B इंटू ए, क्योंकि यहां पे एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो मतलब ये क्या लिखा था भाई, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा कोई, तो यहां डी बी इंटू ए लिख सकते हैं आप, देख पाए। एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उसी डायरेक्शन में, 90 डिग्री नहीं है, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। एन लिखिए, एरिया कहीं बदल नहीं रहा है, ये रहा dB अपॉन dt। एन की वैल्यू यहां कितनी है, 100। एरिया कितना, 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 0.1 एरिया हो गया। dB अपॉन dt यहां से दे रखा है विच इज 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से 2 पॉइंट कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 वोल्ट इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने वाला है। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरी बात पकड़ पाए होंगे। यहां पर देखिए बीए जो लिखा है, आप जानते हैं फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, मैं पूरा समझा दूंगा। बी डॉट ए, इसको लिखते हो बी ए कॉस थीटा। यहां का एरिया वेक्टर अगर इसी सेंस में अंदर की तरफ ले लें हम, तो क्या होगा, थीटा 0। तो हियर आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा फाई कितना, बी इंटू
ए, इसी का इस्तेमाल मैंने किया है, जैसे पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएं। आइए अगला सवाल करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं और ये कोई ग्राफ है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये भी ताजा सवाल है 2023 का। टू कॉइल C1 C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। कोई दो कॉइल हैं, समझ लीजिए C1 C2, दोनों एक दूसरे के पास रखी गई हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2, इसमें जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक्ड विद द कॉइल C2 वेरीज विद द करंट I1। इसमें जो करंट वेरी होती है उससे लिंक्ड है इन द कॉइल C1 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये देखिए I1 है और ये φ2 है, देख पा रहे हैं ना, ये I1 है और ये बेटा φ2 है। ऐसे सवाल अच्छे रहते हैं, बिना समझदारी के नहीं लगते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब भी बात होती है आप जानते हैं दो कॉइल की जरूरत आपको पड़ती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का एक डेफिनेशन क्या था, एम लिख दो यहां पर, या फाई लिख दो, फाई इज इक्वल टू एम आई। तो m की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, फाई अपॉन, और ये इससे लिंक्ड मामला है φ2, तो ये रहेगा I1। ठीक, अब यहां पर पकड़ लीजिए, क्योंकि ये तो स्लोप हो गया ना, कोई पॉइंट पकड़ लो, जैसे मैंने ये पॉइंट पकड़ा जहां पर इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है। 5 क्या है, φ2, मैं यहां पर φ2 लिख ही दूं जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये रहा 5 और ये बाजू वाला करंट 2, तो 2.5 बचा, 2.5 हेनरी। ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। देखिए कितना सरल था, बस क्योंकि कई बच्चे ग्राफ देख के ना डर जाते हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत है, ग्राफ के सवाल तो आने यहां भी आने हैं, फ्यूचर में कोई कंपटीशन देंगे वहां भी आएंगे, तो उसको छोड़ना नहीं है, मोहब्बत से प्यार से देख लेना है बस। तो खैर अगली बात देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt दैट विल इंड्यूस एन EMF ऑफ 100 वोल्ट इन कॉइल C2। तो देखिए एक और डेफिनेशन होती है इसकी, EMF से जो लिंक करती है, E इज इक्वल टू M di1 अपॉन dt। यहां पर ध्यान रखिएगा माइनस साइन नहीं ले रहा हूं, वो डायरेक्शन के काम आता है कि इंड्यूस्ड EMF किस डायरेक्शन में है। यहां केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम इसलिए माइनस कंसीडर नहीं किया है। अब यहां di/dt लेने की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो E अपॉन M लिख देने में कोई भी शक नहीं रहेगा। E की वैल्यू है 100 वोल्ट, M है बेटा 2.5, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 40 एम्पियर पर सेकेंड। ये आपका देखिए आंसर आ गया, कोई भी कष्ट की बात नहीं है, इसको नोट करें। अगला सवाल करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। खैर इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में बेटा, ए रेक्टेंगुलर, ये सारे ताजे सवाल हैं 2023 के। तो एक रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, तो बाबा स्क्वायर बन जाए तो बढ़िया है, लगभग बना नहीं लेकिन मान लीजिए स्क्वायर है। और एक सर्कुलर है, इसी के नीचे बनाना पड़ेगा। और एक क्या है, एलिप्टिकल लूप है। ये भैया 4 तरीके के लूप है 1 2 3 4 है ना, शेप बना दो, दिखाई पड़ने लगे तो ज्यादा आसान रहता है। तो ऑल इन XY प्लेन, तो XY प्लेन भी आपको दिखाने की चेष्टा करेंगे। ये मान लीजिए X है, ये Y है, ये Z है, सब इस प्लेन में है। मान लो ऐसे कोई है, इसी प्लेन में है, ठीक है ना। तो आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी V इज इक्वल टू VI। V इज इक्वल टू VI का मतलब क्या है, जब I कैप लिख देते हैं तो इस डायरेक्शन में तब आउट ऑफ द फील्ड जा रहे हैं, फील्ड खत्म हो रहा है, उससे बाहर निकल रहे हैं। अच्छा समझ गए होंगे, मान लो जो फील्ड यहां तक है ऐसे, तो ये यहां से बाहर निकल रहे हैं इस डायरेक्शन में, पकड़ पाए। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव Z एक्सेस। ये Z है, इसकी नेगेटिव फील्ड किधर है, इधर परपेंडिकुलर है, -Z एक्सिस की तरफ B की डायरेक्शन है। अच्छी बात। द इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स, इंड्यूस्ड EMF पैसेज ऑफ दीज लूप्स, टाइम जैसे जा रहा है
आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट ना रहे? ईएमएफ जो इसके अंदर बनेगा। भाई लूप जब, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, याद करके आप आए हैं, तो इसमें गलती की संभावना बहुत ज्यादा है। खैर, अब यहां पर जब भी कोई लूप आप जानते हैं बेटा जी कि कोई भी लूप जब ऐसे छोड़कर निकलता है तो इसमें फ्लक्स में होता है चेंज। फ्लक्स में चेंज हुआ नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ बन जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए यहां पर ई की वैल्यू होती है d5/dt, और इसको आप, क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर वो सब एक ही है, आप समझ गए होंगे, इसको d/dt ba लिख दो। तो b तो बदल नहीं रहा है, da/dt बदल रहा है। यानी इस रेट को हमको देखना है किसके लिए कांस्टेंट है और किसके लिए कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट है आई डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, तो लिखा है कि विल नॉट बी कांस्टेंट। तो यहां पर ये चारों लूप जब आप हटाओगे तो ये आपका रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए आपका दोनों da/dt सेम आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्योंकि यहां पर ऐसे आप रेक्टेंगल बनाओगे और ऐसे ये जा रहा है अगर बाहर, तो यहां जो आप निकाल रहे होगे ये da/dt सेम आने वाला है, क्योंकि L इंटू बी होता है, बी वही है, L उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। स्क्वायर के लिए भी वही हो जाएगा। भाई एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां ब्रेथ तो बदल नहीं रही है, लेंथ बदल रही है। लेंथ रिलेटेड किससे? वेलोसिटी से। तो da/dt इज सेम या कांस्टेंट, da/dt इज कांस्टेंट फॉर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहेगा सर्किल और इलिप्स के लिए, क्योंकि सर्किल जब मूव करेगा देखिए तो एरिया बदल रहा। भाई यहां था जब तो इतना बड़ा एरिया, इतना एरिया था, और जैसे ही आगे बढ़े रेट ये देखिए कम हो गया है ना, तो तुरंत खटाक से सेम एरिया नहीं क्रॉस करेगा ये। तो इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर इलिप्स एंड सर्किल। ये मामला हो गया, जिसके हिसाब से इसका ऑप्शन बना बी, कि इसका आंसर आ गया बेटा कौन सा? बी, की सर्किल और इलिप्स के लिए ये कांस्टेंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, विल नॉट नहीं होगा। जिनके लिए होगा वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए होगा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बिना पढ़ाई के हो पाना काफी मुश्किल है। खैर, आप सीख गए हैं, ऐसा सवाल आएगा तो निपटा दीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल जो हम लोग करेंगे वो भी बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में आते हैं, और ये बच्चा वही कर पाएगा जिसने पढ़ाई की है या सवाल ऐसा किया है, वरना थोड़ी समस्या आती है। मैं दिखाता हूं, करके सीख लीजिए, जिससे आप शानदार प्रदर्शन करें। खैर, तो लिखा है इस क्वेश्चन में, जो कि ये भी ताजा सवाल है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर, सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस। एक इस तरीके से देखिए सर्किल है, इसका रेडियस 12 दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है, एंड इसका रेजिस्टेंस भी है, आर कितना है बेटा? 8.5 ओम। चेंजेस विद टाइम एज शोन इन द फिगर। ये यहां पर देखिए उसकी कहानी बताइए कि बी जो है और टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, बी और टी चेंज हो रहा है। अब एज शोन इन द फिगर द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस परपेंडिकुलर है, तो थीटा का जिक्र खत्म हो गया, टू द प्लेन ऑफ द लूप। कैलकुलेट द करंट इंड्यूस्ड, देखिए करंट इंड्यूस्ड इन द लूप एंड प्लॉट ए ग्राफ। ये मामला शानदार है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग इंड्यूस्ड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बस यहीं पर चकमा खा जाएंगे जो पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं और प्लॉट करके दिखाऊंगा कैसे इससे बीटी ग्राफ से हम लोग आईटी ग्राफ बनाएंगे। आईटी मतलब इंड्यूस्ड करंट और टाइम में क्या रिलेशन होगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ लूप पहले निकाल लेते हैं। हमें ये समझ में आता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, या लूप ही लिख रहे हैं, सर्कुलर है ही है, आप पहचान पा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 3.14, आर है 12 सेंटीमीटर,
तो ये वैल्यू बन गई 4.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वैल्यू ई हो जाएगी -d∅/dt, क्योंकि ग्राफ बनाना है, माइनस साइन लिया है, प्लस माइनस कैसा आ रहा है करंट देखना पड़ेगा। तो -d∅/dt, अब इसको लिख सकते हैं -dBA, क्योंकि परपेंडिकुलर था, थीटा 0 हो चुका है यहां पर, मतलब एरिया वेक्टर। और यहां से वैल्यू आपकी क्या आ गई? ए बाहर कर लो, जगह कम है, इधर लिखेंगे -a/dB/dt, या इसको लिख सकते हैं -a/B2-B1/T2-T1। ये हमारी कहानी ई और मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसकी कहानी में है। अब देखिए यहां पर इसके टुकड़े करते हैं, ये 0 से लेकर 2 तक क्या हालचाल है हम देखेंगे। तो कलर थोड़ा बदल लेते हैं जैसे आपको समझ में आए। तो फॉर टी की वैल्यू जब 0 से बड़ी और 2 सेकंड है, सेकंड से छोटी हो, तो क्या क्या ईएमएफ बनेगा, उसी तरह से हम ईएमएफ की चर्चा यहां पर करेंगे। तो ईएमएफ निकालो E1, वो वैल्यू क्या हो गई? इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं। एरिया देखिए दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻⁻², और फिर ये B2 माइनस B1। तो B2 B1 क्या रहा यहां पर? देखिए B2 जाइए तो 1 है, देख पा रहे हो ना, ये B2 1 और B1 0। तो यहां पर लिख दीजिए 1 माइनस 0 अपॉन, और टाइम कितना है? 2 माइनस 0। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? -2.25 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट। लेकिन इसने तो कहानी हमसे पूछी है ना अगली, आई के फॉर्म में, तो I1 निकालना पड़ेगा। ये तो हम E1 निकाल के बैठे हैं अब, इसलिए I1 क्या हो जाएगा बेटा? विच इज E1 अपॉन R। E1 की वैल्यू यहां दे रखी है, मतलब -2.25 इंटू 10⁻⁻², और R दे रखा था 8.5 ओम, ये 8.5। इसको आप डिवाइड कर दें तो आ जाएगा -2.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या मिली एम्पियर में बात करें तो -2.6 मिली एम्पियर। ये हमने पहला इसकी कहानी निकाल ली है। अब हम लोग इसके बीच की कहानी निकालेंगे। कलर को बदलना चाहेंगे तो ये कहानी इसकी सेट हो गई थी। अब अगली बता रहे हैं हम लोग किसके लिए? फॉर टी की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 4 तक की कहानी है। ये हम 2 से 4 की घटना ले रहे हैं। अब यहां पर वही चीज लगाएंगे 2 से 4 में, तो 4 वाला देखिए 2 वाला पकड़ लेते हैं, यही लिख देते हैं, अब तो समझ चुके हैं हम लोग। E2 -4.5 इंटू 10⁻⁻², एरिया सेम है। अब B2 माइनस B1, B2 कितना है? देखिए B1 B2 सेम ही है यहां पर, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, और ये देख रहे हैं आप कितना आ गया, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। इसी तरीके से I2 निकालेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, 0 अपॉन R इज 0। ये क्योंकि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हुआ, तो काहे का इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस करना थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा 4 से 6 के लिए। तो मैं थोड़ा इसको यहां तक लाता हूं और आपके लिए चीजों को अगले स्टेप में चलता हूं। फॉर टाइम की वैल्यू 4 से लेकर 6 सेकंड तक की बात की जा रही है। अब बात पकड़ पा रहे होंगे, ये 4 ये 6 अब ये लिखिए E3 बेटा जी, कुछ नहीं करना है, -4.5 इंटू 10⁻⁻²। अब B2 माइनस B1 वाली कहानी, तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड 0 था, तो 0 माइनस 1 फाइनल माइनस इनिशियल, और 6 यहां चले गए आप तो कितनी वैल्यू आ गई? 6 माइनस 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.023 वोल्ट। अब I3 कितना रहा? I3 की बात करेंगे तो E3 अपॉन R, तो E3 अपॉन R कर दीजिए, यानी कि 0.023 अपॉन 8.5, और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2.6 मिली एम्पियर।
ये आपकी वैल्यू आ गई, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब ये इसकी टेबल बना लीजिए आप, या सीधे ग्राफ भी बना सकते हैं। मैं सीधे ग्राफ बना रहा हूं, व्हाइट कलर ले लेते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं ऐसा ग्राफ। ये किसके बीच में ग्राफ था बेटा? इंड्यूस करंट के बीच में, जो हम मिली एम्पियर में दिखाएंगे। इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ऐसे नीचे नीचे पकड़ा दो, ये माइनस आई का डायरेक्शन बना दीजिए, और ये साहब इधर टाइम का है सेकंड्स में। तो पहली चर्चा हमारी थी 0 से 2 सेकंड के बीच में, तो ये रहा 0 और यहां बनाया हमने 2 सेकंड। यहां तक करंट कितनी थी बेटा? ये थी करंट हमारी -2.6 मिली एम्पियर, माइनस मतलब नीचे। तो यहां पर वैल्यू पकड़ लेते हैं, ये देखिए ये करंट, और यहां वैल्यू लिख दीजिए -2.6। ये करंट यहां तक गई। अब अगली कहानी है 2 से 4 तक की, तो ये बेटा 2 है, और अगला यहां बना दिया हमने, दिस इज 4। 2 से 4 में हमें I2 मिली थी 0, तो 0 मिली है, तो यहां पर ग्राफ को गाढ़ा कर दो, ये व्हाइट कलर है तो गाढ़ा करके काम चला रहे हैं, देख पाए होंगे आप। 4 से 6, 4 के बाद 6 पर चले गए, लगभग इसी के बराबर, 6 हमने कट कर लिया। यहां पर करंट देखिए कितनी है, 2.6 पॉजिटिव की, तो ये लगभग इसी के बराबर यहां तक चले जाओ, और ये करंट आपकी हो गई यहां से यहां तक की। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, आप जैसे इसको पकड़ पाइए, दिस इज 2.6 मिली एम्पियर। ये आपका ग्राफ आ गया है, किसके बीच में? आई और टी के बीच का। तो ये आप समझ गए होंगे कैसा ग्राफ बना है, और इसको बीच में थोड़ा सा दिखाने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन भी लगा देते हैं, जैसे आपको अंदाजा हो जाए कि ग्राफ की कहानी क्या से क्या चल रही है। ये ग्राफ बन गया। तो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है और आपको फंडा इतना क्लियर कराता है, और बिना पढ़े हो नहीं पाएगा। आता अक्सर है, हर दूसरे तीसरे साल ये महाशय टपक पड़ते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो तुरंत हाथ पांव भूल जाएंगे आपके, आपको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे बीओटी की। तो इस सवाल से मैंने धैर्य से समय लगा के आपको ये बताने की चेष्टा की कि ऐसे सवाल जो आपकी नजर में हॉट्स हो सकते हैं, वो हॉट नहीं है, वो आपकी जरूरत है। खैर, इसको नोट कर लीजिए, आप पॉज करिए और खटाखट नोट कीजिए, फिर अगली चर्चा को अंजाम देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, शांति से सीख जरूर लेना, चाहे एक बार देख के समझ में आए या 4 बार आए। खैर, तो ये आप नोट कर पाए, थोड़ा सा ऊपर ले जाना होगा। तो यहां तक शायद आपको शांति से दिख रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली बात करते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासेस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ये एक लूप है और इससे एक वायर ऐसे इसके सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे ये जा रहा है। बढ़िया है, समझ में तो आ रहा है सब कुछ। इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस, इसमें जाने वाली जो करंट है वो इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीजेस। विल देयर बी एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, इस लूप में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा? भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ तब पैदा होता है जब फ्लक्स में चेंज हो रहा हो। E इज इक्वल टू माइनस डिफाई बाई डी टी, या डिफाई बाई डी टी मिलना चाहिए। यहां पर देखिए क्या है, ये जो I है, इससे जाने वाली करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? राइट हैंड लेते हो, थंब I की डायरेक्शन में रखते हो, पंजा मोड़ते हो। तो यहां पर देखिए ये B की डायरेक्शन किधर है? ऐसे है। यहां पूरा इधर बनाओगे तो B की डायरेक्शन कैसी है? देखिए ऐसे, बाकी हर जगह बना सकते हैं, टेंजेंशियली है। तो कहीं ये जो B की डायरेक्शन निकल रही है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, वो इस लूप के एरिया वेक्टर से कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। फ्लक्स इससे पास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका देखिए लूप का एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर, विच इज 90 डिग्री, टेंजेंट के ऊपर जा रहा है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? एरिया वेक्टर एंगल बिटवीन, देयर इज नो फ्लक्स, सिंपल करते हैं, ज्यादा वो नहीं करते हैं। देयर इज no flux intercepting the loop, that means
नो चेंज इन फ्लक्स, तो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बाबा फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, तो काहे का चेंज? कोई चीज हो तब तो उसमें चेंज निकालें, जब वो चेंज है ही नहीं तो किस बात का चेंज? बात पकड़ में आ रही है ना? तो यहां पर फ्लक्स क्यों नहीं पास हो रहा है? क्योंकि ये देखिए बी है टेंजेंशियली, और एरिया वेक्टर इस लूप का इधर या इधर आप लेंगे विच इज 90 डिग्री बी से, तो फ्लक्स के लिए बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस 90 शून्य शून्य हो जाएगा। तो ये झटके वाला सवाल है, मतलब आप कच्चा खा सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतेंगे आप। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ए कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with a magnetic field of 10 की power minus 1 टेस्ला। The magnetic field is reduced to zero, magnetic field reduce कर दिया गया जीरो इतने समय में। The induced EMF in the coil, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू d∅dt, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, और हम लोग बहुत समझ चुके हैं कि इसको आप बी ए कॉस थीटा फ्लक्स को लिख सकते हैं, और यहां पर जो कांस्टेंट है एरिया कांस्टेंट है, एरिया बाहर ले लो, dB इंटू डी टी, और कॉस थीटा जो एंगल है वो भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले सकते थे। खैर इधर लिख दिया, इतने समझदार मैं ले ही लेता हूं, काहे को कंफ्यूज करूं आपको। तो ये कॉस थीटा भी फिक्स्ड है, ये dB अपॉन डी टी आ गया। अब देखिए यहां पर बोला क्या है, एक कॉइल ऑफ एरिया केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कॉइल है। ये एंगल किसके बीच का होता है? ये एंगल होता है एरिया वेक्टर के बीच का। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कॉइल आपने रखा है विच इज, सपोज करिए ये मैं थोड़ा सा इस तरह बना दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए क्या है, ये आपका कितना डिग्री है? 630 डिग्री, ऐसे सवाल बोल रहा है। तो इसका जो नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर, उससे कितना एंगल होगा? 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 होता है। हमेशा ये रिलेशन होता है जब प्लेन वाली बात हो, 9 माइनस अल्फा। तो ये एरिया वेक्टर वाला एंगल और ये प्लेन ऑफ कॉइल, वो समझ में आता भी है, कोई विशेष बात नहीं, आपको बस थोड़ा डिटेल दिखाने के चक्कर में कि गलती कहीं और भी ना हो। मकसद ये नहीं कि ये सवाल कर लें, मकसद है कि ये सवाल भी कर लें और इस जैसे सारे सवाल कर लें। भाई तभी तो एक्सप्लेनेशन पढ़ाई का मतलब है। केवल यही सवाल कर लें तो न्यूमेरिकल तो इनफाइनाइट बनते हैं। एक किताब न्यूमेरिकल पे लिखी जाए, कितने हजारों क्वेश्चन उसमें लिख दिए जाएं, फिर भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जरा सा चेंज करो, नया न्यूमेरिकल। खैर एनीवे, बात पकड़ पाए होंगे। इस मुद्दे का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एरिया कुछ बोला था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -4 कॉस, यहां पर देखिए 60 डिग्री आ जाएगा, कॉस 60, और dB बाई dt शायद दिया था, पता नहीं, हाँ ये दिया 10 की पावर -4। तो ये देखिए आप b -0 करके ले सकते हैं। b कहां से कहां गया है? फाइनल -0 करके, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -4 आ गया। आप समझ पा रहे हैं ना? ये लिखा है, इसको b2 -b1 अपॉन t2 -t1 कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, तो यानी 0 माइनस b1 यानी कहां गया पहले? 10 की पावर -1, और यहां टाइम कितना? 10 की पावर -4। आप ये सोच सकते हैं ये माइनस क्यों नहीं लिया, तो हम माइनस प्लस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वरना फॉर्मूले में भी माइनस लेते तो माइनस माइनस प्लस आ जाता, या इस ऑप्शन में माइनस प्लस होता तब जरूर हम उसको लेते कंसिडरेशन में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यहां पर अगर कहीं माइनस प्लस दिया होता तब हम जरूर उसको लेते कि भैया ये माइनस प्लस आ रहा है, यानी इस सवाल हमें कंसीडर करने को बोल रहा है। अदरवाइज आप फ्री हैं। तो आप समझ पाए, इस तरीके से लिख दिया, और ई की वैल्यू देखिए कितनी आती है, 100 लिखिए, 10 की पावर -4 लिखिए, और cos 60 बेटा कितना हो जाएगा? आधा।
तो ये रहा हाफ, और -1 अपॉन -4, ये -4 कट गया, एक जीरो खा जाएगा तो 5 आता हुआ दिख रहा है, 5 वोल्ट। ये इसका आंसर बेटा कितना हो गया, 5 वोल्ट। कहा गया है भी, अच्छा ये सी ऑप्शन है, तो आंसर इज सी। इस तरह के सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं भर भर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लिखा तो है वैसे हमने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कीमत पर कभी भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगली चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की जो भी आएगा। खैर चलिए अगला देखते हैं, पॉज करके नोट कर चुके होंगे ऐसी उम्मीद है। तो ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड। लिखा ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। अरे भाई E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लो तो d∅dt, बस ये कहानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, यही पूछ रहा था। लिखा है ना कि ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होने वाला है। इतना ही लिखना है, काम इसका खत्म हो जाएगा। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं, पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहिएगा बेटा, जिससे आपको देखिए नोट जरूर कीजिएगा बेटा, मैं आपकी भलाई चाहता हूं, बता रहा हूं, वरना तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन बार बार वीडियो ना देखना पड़े आपको, तो साथ में पेन लेके बैठ जाएंगे और नोट कर लेंगे तो नोट्स भी बन जाएंगे लगे हाथ, समय नहीं वेस्ट होगा और आपको बहुत रिफरेंस हो जाएगा, जब चाहे पलट के देख लेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, प्यार से मोहब्बत से, आपको समझ में आ ही रहा है। लिखते रहिए खटाखट, पॉज कीजिए वीडियो फिर नोट कीजिए, चलते एकदम फिनिश, मतलब जो भी समय लगेगा 1-2 घंटा जो भी लगने वाला है, आपको क्लैरिटी सुपर मिल जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा अगली बात, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। ये एक महाशय कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन दिस सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। अब इस कहानी में अगर आप साउथ को इसके पास लाओगे, ये साउथ ला रहे हो, तो आप जानते हैं कि अपोज होता है, लेंज लॉ बोलता है कि ये अपोज करेगा। तो जब साउथ पास आ रहा है तो ये इधर से, आप इधर से अगर देख रहे हैं, आंखें बना दो सुंदर सी, पता नहीं बनेंगी नहीं बनेंगी, इस तरफ से अगर देख रहे हैं तो साउथ पोल ही बनेगा बेटा, तभी तो ये आगे बढ़ा रहे हो तो रिपल करेगा उसको। साउथ का मतलब है इस तरह से करंट जाएगी, विच इज क्लॉकवाइज करंट। और क्लॉकवाइज करंट का मतलब है कि ए पॉजिटिव हो जाएगा, ए विल बिकम पॉजिटिव एंड बी विल बिकम नेगेटिव। और इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में है, इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरीके से आप पकड़ते रहना। अक्सर देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर ये ऐसा है कि ऐसा है। आप जिस तरफ से देख रहे हो वहां आंख बना लो या निशान बना लो आंख का, ये छोटा मोटा जो भी डॉट बना लो, उससे आप देखो कि आप इधर हो तो ऐसे दिखेगा, इधर वाले आदमी को कुछ और दिखेगा। उसकी चर्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक ही काफी है। एक कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एक ही तो होगी, दो थोड़ी हो सकती है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं, जो भी बहुत प्यार से बहुत पूछते हैं ये लोग, है कुछ नहीं उस सवाल में लेकिन पूछा बहुत जाता है। ये देखिए 2 कॉइल हैं, कह रहा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 व्हेन करंट आई इन द वायर इंक्रीजिंग स्टेडली। अब साहब देखिए जो आई है, आई महाशय, ये बढ़ रहे हैं, ऐसे बनाओ, है ना, लिख दो आई जिसे अच्छा दिखे। अब हम देखते हैं इस आई से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन, ठीक। और नीचे किधर है, ये देखिए ये इधर की डायरेक्शन है, तो ऐसे बनाओगे तो ये अंदर, ये ऊपर बाहर, ये अंदर, ये डायरेक्शन देखिए इधर ऐसे बन गई इस आई की वजह से। अब क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है आई, तो ये इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसको घटाना चाहेगी, तो ये किस डायरेक्शन में बी को पैदा करे, तो ये पैदा करेगा इसके अपोजिट। ये इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी इसमें, जो इस बी का विरोध करे। तो विरोध करने के लिए लूप के सेंस में घुमाओ, ये देखिए ऐसे आ रही है, तो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिख रही है, दिस इज क्लॉकवाइज। आप समझ पा रहे हैं, बी था, इसकी वजह से, वायर की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इसके विपरीत लेंज लॉ फॉलो करेगा, बढ़ रहा है ना, तो बी अगर बढ़ रहा है उसको घटाने की कोशिश करेगा, तो यानी विपरीत दिशा में जाएगा। विपरीत दिशा में जाता है, कैसे निकालते हैं, किसी भी लूप में जो करंट फ्लो हो रही होती है, उस राइट हैंड उसी की डायरेक्शन में मोड़िए, अंगूठा अंदर ले लीजिए, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड करना, तो इस सेंस में घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है, देख पा रहे हैं। और इस सेंस में देखिए ये जा रहा है अंदर की तरफ, ये विरोध करेगा तो बाहर की तरफ, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। यानी कि रिंग था, क्या था, मेटल रिंग्स, तो रिंग नंबर 1 में जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, और रिंग नंबर 2 में मैंने बिल्कुल आपको प्यार से समझाया, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये इस तरह से आप डायरेक्शन, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर 3 साल में 2 बार इसके दर्शन किसी ना किसी रूप में पेपर में हो जाएंगे, हर 3 साल में 2 बार आने के चांसेस काफी ज्यादा। खैर नोट करें, आपको आ ही गया है तो फिर चिंता किस बात की है, चाहे हर साल आए चाहे हर दूसरे साल आए। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए, फिगर शोज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड मूविंग टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप। ये करंट कैरिंग, ये आगे बढ़ रहे हैं महाशय। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। अब यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें आप कई तरह से इसको निकाल सकते हैं, मैं वही लूप वाला एग्जांपल दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड वाला। इस डायरेक्शन में देखिए करंट फ्लो हो रही है, ऐसे देख पाए, विच इज इधर से देख रहे हैं, यहां पर अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में कैसे दिख रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे अगर आप करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, तो बी का डायरेक्शन इधर है, और ये इसके पास जा रहा है, ये वेलोसिटी कह दो, ये जो भी है, बी बढ़ रहा है। अगर बी बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, ये उसको नहीं बढ़ने देगा, अपोजिट डायरेक्शन में बी बनाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में बी बनाएगा तो इधर से अगर देख रहे हो, आंख अगर आपने इधर लगा रखी है, आंख तो उल्टी बना दी मैंने, पता नहीं कैसे बनेगी, तो ये डायरेक्शन कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो इसका बी का विरोध करेगा, देख पा रहे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कई लोग इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल मान के कर सकते हैं, क्लॉक फेस रूल भी होता है। तो क्लॉक फेस रूल आप जानते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है तो ये क्या बन जाता है, नॉर्थ। करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ बन जाता है। इससे भी आप सेटिंग कर सकते हैं कि ये देखिए ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है इधर से देखने पर। अब ये नॉर्थ पोल आगे जा रहा है तो ये भी नॉर्थ पोल बना देगा। तो नॉर्थ पोल अगर आप यहां से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल बनेगा, तो कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। उससे भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां भी लूप मुझे दिखता है नॉर्थ साउथ ना लेना पड़े, वो खटाक से ऐसा लेना बड़ा आसान लगता है। और इसका रूल तो आप बहुत जगह करते हैं, स्क्रू रूल भी कह सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल टाइप, यही सब फॉलो होता है। खैर वेक्टर में भी होता है, खैर इसको नोट कर लीजिए, आप समझ पाएंगे। मैंने दोनों वैरायटी दी कि आप कुछ भी पढ़े हो आपको समस्या ना आए। पॉज करके नोट करें। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए अगले सवाल की तरफ आ गए हैं। यहां लिखा है फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इररेगुलर शेप। ये एक वायर है जो अगड़म बगड़म है, मतलब इररेगुलर शेप है। ABCD as shown in the figure turns into a circular shape when placed in a region of magnetic field। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है ना, तो ये फैल कर एक सर्कुलर डॉटेड लाइन दिख रही है, उस तरह के सर्कुलर शेप में आता है। इसका क्या मतलब है, एरिया बढ़ रहा है, साफ दिख रहा है फोटो में डायग्राम में। तो विच इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके नॉर्मल है, ये यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ऑफ द लूप अवे फ्रॉम द रीडर, मतलब आप इधर से देख रहे हैं तो अंदर की तरफ है, अवे, ये क्रॉस बना है। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होती है,
उसका विरोध करती है। एरिया बढ़ रहा है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड घटाना चाहेगी। यही होती है ना, आपने देखा E इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ये बताता है डी फाई अपॉन डी टी। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, मतलब ई उसका उल्टा होगा। अगर यहां पर जो करंट फ्लो करेगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करेगी, क्योंकि विरोध करना है ना, ये अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कैसे मिलेगा, ये घुमा दीजिए लोग, ऐसे देखिए आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या डायरेक्शन हो गया बेटा, यहां से शुरू करें तो इसका डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आप लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि यहां नाम लिखा हुआ है तो इतना लिख के छोड़ेंगे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, विच इज सी से अगर शुरू करें तो सी बी ए डी और सी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। बात समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगली दशा या क्वेश्चन को पकड़ते हैं, बहुत आराम से, कोई भी टेंशन नहीं होती। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए साहब। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए मेटेलिक रॉड पी क्यू, ये देखिए पी क्यू रॉड है, ऑफ लेंथ एल, ये एल लिखा है, इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा ये बना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ये एक्सिस यहां से जा रही है इस तरीके से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझते हैं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक, एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पी एंड क्यू। बेटा ये तो ओरल सवाल है, फिर भी हम करके दिखाएंगे। P और Q में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। आप जानते हो कि अगर ये आधी रॉड होती, मैं कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं जिसमें सवाल करना ही ना पड़े आपको, बाकी मैं करके भी दिखाऊंगा। अगर आप देखे होंगे कि एक, अगर आप यहां पर ऐसे रॉड लेते हैं और ऐसे घुमाते हैं, ये सेंटर रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बना है, तो कोई पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हो जाता है पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को जो भी सवाल आएगा वो करके भी दिखाऊंगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और ये यहां क्रिएट हो जाएगा, तो ये रॉड यहां किए हुए हो वही पोटेंशियल यहां क्रिएट हो जाएगा। तो सेम वी, वेयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सवाल कर दिया बिना किसी कैलकुलेशन के। आप ऐसे भी बता सकते हैं अगर लिख पाए तो, अदरवाइज मैं यहां आपको दिखा रहा हूं इंटीग्रेट करके 2-4 स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में कहीं पर x दूरी पर एक छोटा सा dx ले लेते हैं और इसकी लेंथ मानकर हम डी निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं डी यहां लिख रहा हूं, तो डी की वैल्यू देखिए क्या हो गई, क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री पर है, तो आप लिख सकते हैं वैसे तो v क्रॉस b और साथ में मैं dx ले लेता हूं। ये होता ना vbl, याद होगा ना vbl, जब 90 में हो तो vbl हो जाता, तो मैं क्रॉस भी हटा देता हूं, चलो यहां vbl ही लिख दो, क्योंकि यहां पर वो उसके बराबर ही होगा। तो vbl के फॉर्मेट में vb dx लिख दिया, यानी इसके अक्रॉस, dx के अक्रॉस de, छोटा सा इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना बनेगा। अब पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको चाहिए, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, ये देखिए लिमिट हो गई -L/2 और यहां लिमिट हो गई +L/2। तो ये हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं -L/2 से लेकर +L/2। और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r की जगह यहां पर l है, l नहीं पूरा है तो L/2 है, कहां गया, l पूरी लेंथ ली है ना, तो दिस इज L/2 इंटू ओमेगा। इसको इस फोटो में रख देंगे क्योंकि हर जगह का ना v अलग अलग होगा, ओमेगा सेम होगा। तो यहां पर इसको हमने पकड़ लिया L/2 ओमेगा इंटू b, और ये रहा आपको, इसको L ना लिख के मैं अभी x लिख रहा हूं, या इसको लिख सकते हैं L/2, और कहां गई वैल्यू भाई, x dx, तो ये पकड़ी हमने, इसको लिख दीजिए x इसके लिए, इस रिलेशन को, ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा है
मैं यहां पर आर ओमेगा लिखता हूं, और आर कितना हो गया इसके लिए देखिए तो आर हमारा एक्स है, तो दिस इज एक्स ओमेगा। इसमें लिखिए E इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू प्लस एल बाई टू, वी की जगह एक्स ओमेगा इंटू बी डी एक्स। अब जो चीजें ओमेगा और बी कांस्टेंट हैं तो बी ओमेगा ले लो बाहर, एक्स डी एक्स को कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट, तो ये हो गया बी ओमेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, आधा बाहर ले लो तो बी ओमेगा अपॉन टू, यहां आ गया एल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एल स्क्वायर अपॉन फोर विच इज जीरो। तो अगर आप दिखाने की इच्छा ही रखते हैं कि नहीं मैं दिखा के ही छोड़ूंगा छोड़ूंगी, तो आप ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन वाला कार्यक्रम कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैंने जो लॉजिक दिया उस लॉजिक से भी निपटा सकते हैं, वरना सोचोगे एक नंबर का सर सवाल है और इतना इंटीग्रेशन 4 लाइन का करा दिया, तो वो भाई आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सवाल को निपटाने का तरीका है कि ये आधी रहती है तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यही, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉजिटिव एंड पर है तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी करोगे तो काट कोई नहीं सकता क्योंकि ये सही है। बाकी आप प्रॉपर करना चाहो कि लंबा चौड़ा दिखाना है तो 2 मिनट में दिखा सकते हो, क्योंकि इस तरह का हिसाब आप यहां तो लगा रहे हैं, इसके अलावा कई जगह लगाते हैं। खैर इसको नोट कर लीजिए आप। तो अगले सवाल की तरफ चलने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ए हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जहां भी डायरेक्शन आए, भाई मैं बिना डायरेक्शन बनाए कर नहीं पाता हूं, है ना, कंफ्यूजन होने लगता है, आपको भी शायद होता हो, तो क्यों ना हम डायरेक्शन बना लें। अब ये कह रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड, तो मैंने ईस्ट टू वेस्ट ऐसे कंडक्टिंग रॉड यहां पर बाजू में रख दी। फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये गिर रही है ऐसे, इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। एट राइट एंगल्स टू दी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ऐसे डायरेक्शन तो अच्छा नहीं बनेगा, ये मतलब हॉरिजॉन्टल है ये जो कंपोनेंट है बी एच, इसकी 90 डिग्री पर है, जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। बहुत सरल सवाल हो गया, मोशनल ईएमएफ का सवाल है। तो यहां पर देखिए E इज इक्वल टू क्या लिखते हो, BLV साइन थीटा, और साइन 90 है ही यहां, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, BLV साइन 90, वैल्यू डाल दीजिए। B की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 10 की पावर -4, लेंथ कितनी थी 10 मीटर, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, साइन 90 होता है 1, वो भी लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर दिए, ये जाएगा 50 इंटू 3 150, तो 15 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट हो गया। और चाहे मिली वोल्ट में लिखना है तो 1.5 मिली वोल्ट आंसर कर सकते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लग सकता है, वरना जो भी आंसर लिखोगे इन दोनों में एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां लिखा है रेक्टेंगुलर लूप PQMN, बहुत सरल सवाल होते हैं, 4-6 लाइन देख के डरना बिल्कुल नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको। तो रेक्टेंगुलर लूप PQMN देखो कहां है, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा M, ये रहा N, ये लूप है। विथ मूवेबल आर्म PQ, ये जो इसकी आर्म है ये हिल सकती है ऐसे, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैं चाहो तो यहां लिख लो 10 सेंटीमीटर, एंड रेजिस्टेंस 2 ओम है, और इसी के बाजू में चाहो तो 2 ओम भी लिख लो, याद रहेगा। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, B की वैल्यू यहां पर क्या है 0.1 टेस्ला, एक्टिंग परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, टू द प्लेन ऑफ द लूप एज शोन इन द फिगर, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स MN, NP, MQ आर नेग्लिजिबल। ये जो MN, NP और MQ है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्म PQ, PQ में कितना इंड्यूस्ड EMF होगा, बहुत ही सरल सवाल है बेटा। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी BLV,
बी कितना है 0.1, लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर यानी अगेन 0.1, वेलोसिटी जहां तक है 20, कहां गई वेलोसिटी दी ही नहीं है, तो रेक्टेंगल में इतना एक इसमें डाटा जैसे नीचे देखिए, द लूप व्हेन आर पी क्यू इज मूव्ड विथ वेलोसिटी 20, ये देखिए वेलोसिटी देखिए 20। अब इसको जब सॉल्व करोगे 0.2 वोल्ट आपका पहले वाले का आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। नंबर 2 पकड़ते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पूछ रहे हैं करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, करंट कितनी है, अरे भाई उसमें क्या है E अपॉन आर, E है 0.2, रेजिस्टेंस था 2, ये लिखा था रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू हो गई 0.1 एम्पियर। देखो ना कितने आसानी से हो गया, जबकि देख के बड़ा हड़क लगती है, अरे बड़ा सवाल है कैसे होगा, सब होगा प्रेम से होगा और आप ही करके आएंगे, बस ध्यान से समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। खैर आप नोट कर चुके होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, अगेन वैसे ही कुछ कानूनी दांव पेच है सरल पक्का। देखिएगा, ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर LMNO बढ़िया इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, दिया हुआ है, ये बी की वैल्यू है। द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर, डायग्राम बना है, प्लेन ऑफ द कंडक्टर है। When the arm MN of the length 20 centimeters move towards left, ये towards left move किया है, वेलोसिटी दे रखी है 20 सेंटीमीटर की आर्म है और वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्म, अरे भाई ये तो पिछला सवाल है। B इज इक्वल टू BLV, B कितना था 0.5, L कितना है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, V कितना है 10, तो ये हो गया देखिए 1 वोल्ट, खत्म खत्म। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म 5 ओम का आर्म है रेजिस्टेंस, एज्यूमिंग दैट द अदर आर्म नेग्लिजिबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, क्या है इसमें वही है, और ऐसे सवाल भी भर भर के आते हैं। E है 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस था इसमें 5 ओम का, ये देखिए दिया 0.2 एम्पियर। तो इन सवालों को भी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लीजिएगा, आपको हर 2 साल पर एक बार टपकेंगे, और देख के बिल्कुल ना घबराइएगा, होते बहुत सरल है तो इसको पकड़ लीजिए, अगला सवाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। यहां देखिए ग्राफ, इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे सवाल आए तो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। When a conducting loop of resistance 10 ohm, देखिए जहां भी ग्राफ बना हो वो आपको थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है, and area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर is removed from an external magnetic field acting normally, वही लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है, फ्लक्स में चेंज होगा वगैरह, इंड्यूस्ड में बनेगा। द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विद टाइम इज शोन एज फॉलोज, फिर यहां पे इन्होंने क्या किया है, चर्चा ग्राफ के थ्रू की है। तो अगर ग्राफ को लेके कंफर्टेबल नहीं है तो तोते उड़ जाएंगे तो तोते ना उड़े, इसलिए थोड़ा सा प्यार भरी नजरों से देखिए इसको। खैर ये देखिए आई का डायरेक्शन है, दिस इज आई एंड दिस इज टाइम, इंड्यूस्ड आई वगैरह। टोटल चार्ज पास थ्रू दी लूप, टोटल चार्ज कैसे निकालते हो, मैं यहां से शुरू करता हूं, पहला वाला पकड़ रहा हूं। हमें मालूम होता है कि I की वैल्यू होती है dq अपॉन dt, ये तो हमें जमाने से पता है। तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू dt। अब यहां पे हमको दिख गया I इंटू dt अगर कर दें तो वो चार्ज है, तो एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे देगा, चार्ज। आप जानते हैं जब भी हम कोई फोटो बनाते, ग्राफ बनाते हैं, y इंटू एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो ग्राफ एरिया निकल आता, उसका मतलब है ना। तो यहां पर अगर आप निकालें तो Q क्या हो गया, विच इज I इंटू डी टी, और जिसे आप ग्राफिकल भाषा में बोलेंगे एरिया अंडर IT कर्व। अब IT कर्व ले लिया, ये हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ यहां से यहां तक का बेस विच इज 1,
हाइट इंटू 0.4, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 0.2 कूलाम। ये पहला सवाल देखिए हो गया, लेकिन जब तक आप इसको थोड़ा सा जानते नहीं होंगे ये आपको परेशान कर सकता है या आप घबरा सकते हैं इसको देख के, तो ऐसी स्थिति ना खड़ी हो। अगला सवाल पकड़ते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो ये सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पकड़ रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा हो तो ई की वैल्यू बात करें तो इसको लिख सकते हो डी फाइव बाई डी टी, कोई समस्या नहीं। अब डी फाइव बाई आगे इसकी चर्चा को ले जाएं तो डी फाइव बाई डी टी को क्या लिख सकते हो? जी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर, यही डी फाइव बाई डी टी के बराबर है। ई लिख सकते हो ना, ई को क्या लिखोगे? देखिए ई इज इक्वल टू आई आर, और आई को लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। तो इस ई की जगह हमने डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर कर दिया। देखना प्यार से, ये कहानी बन गई। यही तो पूछा था, क्या पूछा था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अब ये डी टी कट गया तो चेंज इन फ्लक्स इन द लूप क्या है? डी टी डी क्यू इंटू आर। डी क्यू तो हमने निकाला था 0.2, रेजिस्टेंस कितना था? क्या दिया है? दिया होना चाहिए 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फ्लक्स में कितना चेंज हुआ आपको? 2 वेबर का। ये देखिए आंसर आ गया। अगर आपको इसकी कहानी नहीं समझ में आई मतलब आती है तो आप अटक जाएंगे इसमें, इसीलिए इन चीजों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और एकदम टॉप लेवल की कहानी करिए। ठीक है साहब, तीसरे को कर लेते हैं। अब तीसरा देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो वो कौन सी बड़ी बात है? फाई होता है बी ए, 90 डिग्री पर तो है ही है यहां पर। अब बी लिख दीजिए, फाई चेंज इन फ्लक्स हम निकाल ही चुके हैं, तो यहां से बी निकालोगे तो फाई अपॉन ए। फाई कितना है? 2 वेबर। एरिया कितना है? 10 इंटू 10 की पावर -4। एरिया यहां पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ गई? 2000 टेस्ला। ये देखिए एक अच्छा सवाल, मेरे हिसाब से काफी बेहतर सवाल, जो आप एक बार देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना अटक सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बड़े प्यार से सवाल को करेंगे। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, एक कदम हम लोग और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहां पर फिर ये लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन कोई दम नहीं होगा क्योंकि 2 बार आया था और इसका एक डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, फिर भी करेंगे। देखिए समझ प्रेम से, a metallic rod of length L is rotated with a frequency nu, with one end hinged at the center and the other end at the circumference of the circle। यानी कुछ इस तरीके से कहानी है, इसको हिंज कर दिए हो, ये कुछ सर्कुलर मोशन में इस तरह ये घूमेगा। इसी का डेरिवेशन तो हमने किया था आपको, जो आप समझ पाए होंगे यहां पर। with one end and other end at the circumference of a circular metallic ring। ये metallic ring हो गया। R, ये रेडियस R है इसके बीच का। about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring, और about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring, यानी ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ही घूम रहा है। ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू द एक्सिस, यानी बी हमने ऐसे बना दिया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक, प्रेजेंट एवरीवेयर, यूजिंग लॉरेंट्स फोर्स एक्सप्लेन हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग एंड हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। तो पहले ये बता रहे हैं कि भाई जो लॉरेंट्स फोर्स की घटना बताइए। तो देखिए लॉरेंट्स फोर्स से कैसे होगा वो समझा देते हैं। यहां पे सपोज करो कि ये डायरेक्शन इस तरह से वी या आर, वी या ओमेगा की कहानी है, वी मान लेते हैं, ऐसे है, ये ओमेगा दिखा रहे हैं, वी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली वी बन जाएगा। अब अगर मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, वरना इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भेज दो। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पीछे जा रहा है, तो आप यहां पर ले लीजिए कि
चलिए पॉजिटिव ही ले लेते हैं, इधर जा रहा है तो देखते हैं क्या निकलता है। लॉरेंस फोर्स निकालिए तो लॉरेंस मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये मानिए, तो ये आपकी कहानी किधर हो गई बेटा, ये डायरेक्शन हो गया आई का, माइनस ऊपर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये निकाला आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन देख पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो प्लस किधर जा रहा है, नीचे, तो ये डायरेक्शन दिख रहा है, यानी ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो जाएंगे। अंदाजा लग रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे निकाल रहे हो, फिर से एक बार, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उसकी विपरीत दिशा में करंट लेते हैं, पॉजिटिव का मूवमेंट, ये इस डायरेक्शन में, फादर मदर चाइल्ड फोर्स, तो ये आपने ऐसे किया तो ये किधर डायरेक्शन हो गया, आई की डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव वाली डायरेक्शन। तो कुल मिला के ये प्लस यहां पर बनना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है। बच्चों यहां पर ये प्लस इधर आएगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी करंट आपने ऐसे मानी है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो मैं इसको कैसे यहां पे हटाऊं, ऐसे दिखाता हूं आपको। तो ये जो रॉड है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था इधर, इस पे फोर्स माइनस इधर इकट्ठा हो जाएगा, प्लस इधर, तो ये माइनस इस मेटेलिक रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि उधर फोर्स लगता रहेगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो पीछे करंट की डायरेक्शन, फोर्स बाहर इलेक्ट्रॉन पर, तो फोर्स बाहर लगने की वजह से यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन मेटेलिक रॉड पे आ जाएंगे, इस पे प्लस प्लस आ जाएगा, तो इस वजह से देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक तरफ जमावड़ा हो गया है प्लस का और एक तरफ फैल गए माइनस चार्ज। अब हम देख लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लॉरेंस फोर्स के हिसाब से हमने बता दिया है, वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर जैसे बात की थी कि यहां से x डिस्टेंस दूर एक आप dx ले लीजिए, इतना पार्ट, तो आप डी की वैल्यू पीछे वाले सवाल में इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या लिखते हो, बी एल वी, बी एल कितना है, बी वी लिख देते हैं, एल की जगह डी एक्स लिख देते हैं। अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर की जगह यहां पर मैं एक्स ओमेगा लिख रहा हूं क्योंकि इसकी दूरी यहां से x है, तो ये आपने लिखा b एक्स ओमेगा डी एक्स, पूरा हमको डी अगर चाहिए तो ये वैल्यू हो जाएगी b और ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x dx, लिमिट कहां से कहां तक लगी, 0 से लेकर रेडियस तक, रेडियस r है, 0 से लेकर r तक, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, b ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट 0 टू r, यानी हाफ b ओमेगा r स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ओमेगा क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f या 2 पाई न्यू, तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रिप्लेस कर दीजिए, हाफ b 2 पाई न्यू आर स्क्वायर, और आप कह सकते हैं 2 से 2 काट दो तो पाई b न्यू ओमेगा आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के भी सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, चाहे न्यूमेरिकल चाहे डेरिवेशन, कि एक रॉड को एक किनारे पर फिक्स कर दिया और रोटेट कर रहे हैं, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा। इस फॉर्मूले को आप यहां जो अभी नहीं निकाल, ये जो निकाला था, ये हाफ ये बी आर को लिख देते हैं एल स्क्वायर ओमेगा, इसको याद रखिएगा, ये कई जगह न्यूमेरिकल में लगता रहता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आइए, हमें लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स एट द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, यही कहानी यहां पर है जो अभी बनाई थी हमने, इसकी स्पीड ओमेगा में दे दी है, पर प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे दिए रखी है हर जगह परपेंडिकुलर। प्लॉट ग्राफ टू शो वेरिएशंस ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ग्राफ शो करना है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हमने भी देखा था कि ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, फॉर्मूला आप पीछे से डेराइव कर सकते हैं, वरना इसकी वैल्यू क्या थी,
ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये इन दोनों पॉइंट के बीच में ईएमएफ बन जाता है। अब ग्राफ कह रहा है कि एंगुलर स्पीड ओमेगा में और ई में बनाओ, तो पहला ग्राफ मैंने ई और ओमेगा खींच दिया। तो ई बाकी सब कांस्टेंट रखें तो ई और ओमेगा क्या है, लीनियर रिलेशनशिप में है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है ओरिजिन से, क्योंकि कोई सी तो यहां है नहीं। तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हैं और ये ग्राफ आपका बन गया। बाकी आप ईएमएफ इसका निगेटिव भी हो सकता है, अगर एंगुलर स्पीड बढ़ाएं तो पीछे भी बना दीजिए। दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच में, ये रहा देखिए ई और लेंथ ऑफ कंडक्टर ये रहा। इसमें क्या रिलेशनशिप है, ई इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये तो कुछ क्वाड्रेटिक की भाषा में है, तो ये कुछ पैराबोलिक सा शेप ले सकता है, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये आपका E इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, E इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बस ये ग्राफ प्लॉट हो गया, काम खत्म। एल नेगेटिव होना नहीं तो E इस केस में नेगेटिव जा नहीं रहा है। इस तरह से प्लॉटिंग कर देंगे। नोट कर लीजिए, अगले सवाल की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो हम लोगों ने एक समय लगाया था करने में, वही यहां लगेगा। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन अगेन है। तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं और देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर लूप है 20 सेंटीमीटर का साइड है, इज इनिशियली केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे, ये 30 सेंटीमीटर यहां से दूर है, ये देखिए दिख रहा है, फ्रॉम ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला एज शोन इन द फिगर। ये बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है और बच्चा पढ़ने वाला ही इसको हैंडल कर पाया होगा जब ये आया होगा 15 में। मूव टुवर्ड्स द राइट विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहे हैं ये भाई साहब, टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, ये यहां से बढ़कर ये ऐसे निकल जाएंगे ऐसे। बहुत शानदार क्वेश्चन, और इसका ग्राफ बनाने को शायद बोल रहा है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू द लूप विद टाइम, फाई का और टाइम के बीच का ग्राफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप विद टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला भी ग्राफ पूछ रहा है, और तीसरा ग्राफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इट हैज रेजिस्टेंस जब 0.1 ओम हो। पहला ग्राफ अगर हम डिकोड कर लेंगे तो सारे डिकोड हो जाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। एल यहां पर इसका एल है 0.2 मीटर, इसको हम लोग तेजी से निपटाते हैं। पहला वाला कार्यक्रम देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप, तो वो कितना हो जाएगा, यहां पर फाई मैक्स की बात करते हैं। फाई मैक्स का मतलब है जब ये पूरा घुस जाएगा इसके अंदर, शुरू में तो शून्य है, फिर ये पूरा घुसेगा, तो जब ये पूरा घुसेगा तो B इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अभी कहीं ये, और ये एरिया क्या है, लेंथ इंटू लेंथ 0.2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। ठीक, पकड़ पाए हम लोग। अब यहां पर देखिए इस ग्राफ, अभी क्या है, ये अभी इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा है, पूरा फ्लक्स जाएगा इतना और फिर यहां पूरा निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर इसका ग्राफ बनाने हम आ जाएं, देखिए ध्यान से, व्हाइट कलर लेते हैं, ये देखिए यहां ग्राफ बनाया और कुछ ऐसा मैंने टाइम दिखाया है यहां, टाइम t, और ये फ्लक्स का हो गया वेबर, और कहानी देखते हैं। तो देखिए यहां पर जब ये एंट्री लेना शुरू करेगा, ये कितनी दूर अभी है, ये 30 सेंटीमीटर दूर है, तो इसको पहली एंट्री के लिए 30 सेंटीमीटर तो कोई फ्लक्स जाएगा ही नहीं, तो 30 सेंटीमीटर में कितना टाइम लगा, इसकी स्पीड कितनी है 10 की, तो आपने देखा कि टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, स्पीड थी इसकी 10, तो ये लगा 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड तक तो कोई फ्लक्स यहां गया ही नहीं, 0 से 3 तक, क्योंकि ये अभी
खसक के इसके पास पहुंचा है, पहली एंट्री ले रहा है। और जब ये एंट्री यहां ले रहा है उस समय आप देखेंगे कि इसकी कहानी लीनियरली बढ़ेगी। कैसे लीनियरली बढ़ रही है देखिए, यहां पर आप जब निकालोगे ई की भाषा या डी बाई डी टी निकालोगे, ई अभी छोड़ो, अभी तो हम लोग फाई निकाल रहे हैं, ये समझ रहे हो ना, यहां से घुसना शुरू कर रहा है। तो डी फाई बाई डी टी बी इंटू ए, बी तो वही बना हुआ है, और ये रहा डी ए अपॉन डी टी। अब ये डी ए अपॉन डी टी इन केस ऑफ स्क्वायर और लूप वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। देखिए ये देखिए बी लिखा, और इसको लिख दोगे लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर कह दो, या लेंथ, ये रेक्टेंगल है क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है। अगर रेक्टेंगल भी होता, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, तो लेंथ इंटू क्या करते आप, ब्रेथ लिख देते। तो ये बी लिखते, ब्रेथ में तो कोई चेंज है नहीं, डीएल अपॉन डी टी लिखते आप। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसलिए ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, दिस इज कांस्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? डीएल अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, ध्यान से समझो, इसकी स्पीड, ये v आ गया, v सेम है, अगर v सेम है, b सेम है, b सेम है, तो पूरी चीज कांस्टेंट है, यानी डी फाई बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है। डी फाई बाई डी टी क्या, रेट ऑफ चेंज। इस ग्राफ में उस चेंज को दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, स्लोप फॉर्म में, क्योंकि डी फाई बाई डी टी स्लोप होता है इसका, डी फाई अपॉन डी टी स्लोप होता है, तो वो स्लोप आपका कांस्टेंट आ रहा है। यानी अब यहां से कब ये पूरी तरह घुस जाएगा, 20 सेंटीमीटर और लेगा घुसने में, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी 2 सेकंड, तो 3 के बाद 5 सेकंड पर आ जाओ। ये आपने यहां पर ऐसे बनाया, ये 5 सेकंड तक, ये देखिए पूरा मैक्स वैल्यू ले ली, दिस इज द मैक्स वैल्यू, क्यू मैक्स 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 3 पर इसने एंट्री करना शुरू की थी, अगले 2 सेकंड में पूरा घुस गया, तो 3 से एंट्री करना शुरू की, अगले 5वें सेकंड में पूरा घुस गया। पूरा घुसने के बाद फाई मैक्स कितना है, ये फाई मैक्स की वैल्यू है। और यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन क्यों आई है, क्योंकि यहां पर देखिए स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है और कांस्टेंट है। उसके बाद 5 से लेकर ये अंदर तक रहेगा, कब तक, 80 सेकंड, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को वेलोसिटी से डिवाइड किया, 8 सेकंड आया। यानी इसके अंदर की जो जर्नी है, मतलब ये जो अंदर मारा था, ये जब यहां पहुंचा था, ध्यान से देखो, तो ये साहब 20 सेंटीमीटर खुद थे इतना, जब ये पूरा घुस गए थे अंदर, यहां से यहां तक ये 5 सेकंड लगा के पूरा घुस गए। अब जब ये डिफरेंस कितना बता है, दिस इज 60, तो ये जब 60 यहां जब पहुंच जाएंगे ऐसे, तभी तो निकलना शुरू करेंगे, यानी इसके बाद 6 सेकंड तक अंदर रहेंगे ये। तो यहां से आप बना दीजिए 5 से 6 यानी 11 सेकंड। बात पकड़ रही होगी, 60 को 10 से, इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन। तो ये 11 तक ऐसे चले, देखिए 11 सेकंड तक। उसके बाद फिर ये बाहर निकलने में 2 सेकंड का वक्त लेंगे, तो 11 से लेकर 13 तक चले आओ, और ये निगेटिव इस तरह से स्लोप ये बन जाएगा यहां, क्योंकि वहां पर जब डी फाई बाई डी टी लोगे, डीएल बाई डी टी वेलोसिटी, तो ये आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन निगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि फ्लक्स घट रहा होगा, या फ्लक्स बढ़ रहा है। बात पकड़ में आई होगी। ये ग्राफ है पहले वाले का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझदारी से बनाओगे तो शानदार ग्राफ बन जाएगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। अगली बात इंड्यूस्ड ईएमएफ की करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की सेकंड वाले की चर्चा कर रहे हैं। ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। इसी से हम इसको पकड़ लेना चाहते हैं। ये डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव स्लोप है, ये बनाया आपने, और यहां पर दिखाया इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ई या वी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इधर टाइम वेरिएंट। तो यहां पर देखिए ये 5 सेकंड है, 3 से लेके 5 सेकंड तक पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब क्या है, ई की वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये वैल्यू यहां कहां तक चली गई, 3 तक तो कोई घटना नहीं घटी थी, 3 से 5 तक में यहां से वैल्यू देखिए निगेटिव आ गई, देख पा रहे होगे आप। और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस डी फाई बाई डी टी, जो स्लोप आपका
निकालना पड़ेगा हमको स्लोप। तो ये ई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं माइनस वहां से पकड़ लेता हूं, डी फाई कितना रहा, तो बी एल वी कर देते हैं। तो बी एल वी का मतलब हो गया 0.1 टेस्ला, 0.2 एंड वेलोसिटी इज 0.1। कैलकुलेट करो तो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट माइनस साइन के साथ। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद 5 से लेकर 11 तक यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, फ्लैट है ना, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, तो नो चेंज, तो ई 0 आ गया। पहले सवाल कर चुके हैं इसलिए हर चीज लिख नहीं रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 11 से लेकर 13 सेकंड तक हमारी वैल्यू क्या है, फ्लक्स निगेटिव है, तो ये वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म में चला गया, उतनी ही वैल्यू में ये ग्राफ बन गया आपका। और ये वैल्यू भी कितनी है, दिस इज प्लस की 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये ग्राफ यहां बन चुका है। अब तीसरा ग्राफ है इंड्यूस्ड करंट का, ये इसको भी मैं यहां बनाना चाहता हूं जैसे पूरी बात क्लोज की जा सके इसी उसमें। तो ये आप आई निकालोगे तीसरे के लिए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर, मैग्नीट्यूड निकालने डायरेक्शन पता कर लेंगे, तो 2 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस था यहां पर 0.1, अभी दिखा देंगे, रेजिस्टेंस 0.1 था, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻² एम्पियर। ये देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप देखें तो कहां गया, ये देखिए 0.1 इसे यहीं दे रखा है। अब यहां पर आपने जब ग्राफ बनाया तो देखिए जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में आई है, तो पहली आई मिलेगी निगेटिव, और वो इंड्यूस्ड करंट कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻², ये रही वैल्यू, मतलब पहले तो 3 से 5 तक कुछ नहीं हुआ है, तो ये वैल्यू देखिए ऐसे मिल गई 2 इंटू 10⁻², और उसके बाद 5 से लेकर 11 तक कुछ नहीं है, और 11 से लेकर 13 तक फिर पॉजिटिव करंट है ऐसे। तो ये आप जरूर सीख लीजिए, और ये वैल्यू 2 इंटू 10⁻², ये है डायरेक्शन करंट का और ये है टाइम का। तो ये जो सवाल है ये हॉट्स क्वेश्चन में जाते हैं, जिस बच्चे को ये क्लैरिटी हो जाती है वो किसी भी तरह का सवाल लगा सकता है, मतलब वो कुछ भी आ जाए फिर छोड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे सवाल आपके सामने पेश किए जाएं जो आपको जबरदस्त तरीके से सिखाने में मदद करें। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अगले सवाल की हम लोग चर्चा करेंगे बेटा। तो आइए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, ये नोट कर पाए आप होंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बेटा। यहां पर भी बहुत कुछ लिखा है लेकिन सवाल में दम नहीं मिलेगा। ए कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, PQ उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, रेस्ट ऑन द 2 स्मूथ पैरेलल रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस AA डैश, ठीक है, and CC dash. It can slide on the rails and the arrangement is positioned between the poles of the permanent magnet producing uniform magnetic field B है 0.54 टेस्ला जो इसके अंदर दिया हुआ है। The rails, the rod and the magnetic field are in 3 mutually perpendicular direction. Rails, rod, सब mutually perpendicular direction as shown in the figure. If the ends A and C of the rails are short circuit, A और C, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए इसको अगर हम कितना एक्सटर्नल लगाएं कि V हम 10 की स्पीड दे सकें, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो फोर्स यहां रिक्वायर्ड होता है वो ILB होगा
और लिखें तो उसको लिख सकते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो इसको आप फॉर्मूले को याद रखिए, जो फोर्स जरूरत पड़ती है इसको मूव करने के लिए। और अब वैल्यू पुट कीजिए, 0.4 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ द रॉड 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन रेजिस्टेंस 0.1। इसको आप सॉल्व करोगे 6.4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाएगा। सेकेंड वाला देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, पावर रिक्वायर्ड टू डू सो, कितनी पावर होगी? तो पावर तो भैया होती है मैकेनिकल फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो पहले ही निकालनी है, 6.4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, वेलोसिटी हो गई 10 इंटू 10 की पावर -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.4 इंटू 10 की पावर -4 वॉट। ये आंसर आ गया। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकल तो प्यार से आएगा ही। खैर, इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिससे पूरा जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस आपकी मेंटेन्ड हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 0.4 सेकेंड। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज, एम की वैल्यू कितनी है? 0.5 हेनरी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ सेकेंडरी कॉइल में। तो हम ये जानते हैं कि ई की वैल्यू होती है एम डी आई बाई डी टी। आराम से लिख सकते हो 0.54 अपॉन 0.04, यानी वैल्यू आ गई 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से सवाल हो जाएगा। शांति से देख लें, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। खैर, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते एक कदम और आगे, अगली कदम पे आ गए। हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज्ड। अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे तो एम आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर दूर दूर रख दोगे तो फ्लक्स का जो इंटर रिलेशन है वो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो एम आपका इंक्रीज कर जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज, ये कहानी रहती है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखेंगे जैसे आप अच्छे से इसको कर पाए। खैर, नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन आप कर ही देंगे, याद करके रखी होगी। फॉर्मूला वगैरह भी एक लिख दीजिएगा, उससे आपको कायदे का मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी if the current in the one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second. What is the change flux linkage with the coil? E की वैल्यू होती है -d∅2 अपॉन dt इज इक्वल टू m d∅1 अपॉन dt। अब इसी का हवाला ले लें, -d∅2 ले लो, dt d2 कट चुका है, माइनस माइनस भी कट चुका है, m di, एम है 1.5 हेनरी जहां तक, और करंट कितना चेंज हुई है? 20 एम्पियर में चेंज हुआ है। तो वैल्यू कितनी हो गई? 30 वेबर। ये आपका देखिए आंसर आ गया। आराम से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड कोएक्सियली। ये कोई दो लूप है। कोएक्सियली का मतलब है कि इन दोनों का जो एक्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में है। रेडियस इसकी है 1, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इफ द करंट पास्ड। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला यहीं लिख देते हैं। m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2। ये फॉर्मूला यहां लगाना है। वैल्यू म्यू नॉट की हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स 1 1 थे। पाई लिखा, r1 का स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर होल अपॉन 220 इंटू 10 की पावर -2।
ये 2 नहीं है, ये 20 है। ये कहानी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 हेनरी। ये कहानी खत्म। दूसरी बात करते हैं। इफ द करंट पास थ्रू द आउटर लूप इज चेंज्ड टू कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब ऐसे ना हो कि लूप बेटा ऐसे लूप हैं, ये सेंटर एक जगह है, ऐसे लूप बने हुए हैं। ये पहली वाली फिगर ज्यादा बेहतर नहीं है, सही नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस था, इसका 2 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का। अब क्या बोल रहा है, इफ द करंट पास थ्रू द आउटर लूप, इसमें जो करंट है इज चेंज एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड, यानी di2/dt की वैल्यू कितनी है, 5। तो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इनर लूप, एज्यूम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इनर लूप इज टू बी इन्फॉर्म। तो ई की वैल्यू अगर लिखूं तो m, या सीधे ही बात करूं लिख दोगे, अच्छा di/dt। m की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर से निकाली थी, पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10। di/dt कितना है, 5 एम्पियर मिली सेकेंड। तो पर सेकेंड है 5 इंटू 10⁻3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.93 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, विच इज 4.93 माइक्रोवोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फिगर सही है, ऊपर वाली फिगर को आप छोड़ दीजिए, मैं हटा नहीं रहा हूं, जिससे आप समझ सकें। ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऐसे निपटाइएगा। हटता हूं, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारे लिए। कह रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स इज 108 मिली हेनरी। The self-inductance of the coil having 500 turns with the same length, same radius and same medium, सब कुछ सेम है, टर्न्स की केवल चर्चा कर रहे हैं। तो आप जानते हैं L'/L क्या आ जाएगा, क्योंकि जो L का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0n² A इंटू L। तो यहां पर L'/L की वैल्यू आ जाएगी n'/n का होल स्क्वायर, 500/600 का होल स्क्वायर। तो L डैश कितना रहा, 108 इंटू 5/6 यानी 25/36, 75 मिली हेनरी। ये आपका आंसर हो गया, जो आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग करते हैं। मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए सोलेनॉइड आर डबल्ड। सोलेनॉइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको डबल कर दिया है विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल बिकम कितने टाइम्स। एल की वैल्यू एक और फॉर्मूला μ0 μr n²A/L। अब दूसरे केस में n डैश की वैल्यू हो गई है 2n। तो L डैश कितना हो जाएगा, μ0 μr A 2n का स्क्वायर अपॉन L, बाकी चीज सेम है। अब ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4L के बराबर आ जाएगा। तो इंडक्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स। आंसर कितनी है, 4 टाइम्स। सरल सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल आपसे काफी पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगली चीज फटाफट हम लोग कर लेते हैं, नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, वो आप डिफाइन कर देंगे, एसआई यूनिट हेनरी वेनरी लिख ही देंगे। ये उम्मीद जानते होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखा होगा। फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, ऐसे करके करते हैं ना, वो आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू द एक्सेस। कुछ ऐसी कहानी है, यहां पर एक लूप आपने ऐसे रख दिया है परपेंडिकुलर, ठीक, ऐसे करके। अब
इफ द करंट कैरीड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडली, इसमें जो करंट जा रही थी वो 2 से लेकर 4 एम्पियर तक आपने बदली है, और टाइम कितना लिया है? 0.1 सेकेंड. वॉट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सवाल है और क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जानते हैं कि जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड वो कितना होता है? वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. तो म्यू नॉट लिख दीजिए, एन कितना था? नंबर ऑफ टर्न्स 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1500. समझ रहे हैं ना? 1 सेंटीमीटर में 15, तो 1 मीटर में 1500. और आई की वैल्यू जितनी, मान लो ये 2 एम्पियर थी शुरू में, तो ये हमने 2 एम्पियर लिख दिया. या सीधे इंड्यूस्ड करंट निकालना तो ये फॉर्मूला लगाते हैं. देखो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. माइनस प्लस आप छोड़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं तो मैं केवल E ही ले लेता हूं. डी फाई अपॉन डी टी. फाई की वैल्यू होती है B इंटू एरिया. एरिया सेम बना हुआ है तो डी बी अपॉन डी टी. अब यहां पर देखिए B में कितना चेंज हो रहा होगा? ये तो हो गया B1, और इसी तरह आपने निकाला B2. म्यू नॉट इंटू 1500 इंटू 4. तो आपका dB अपॉन dt कितना रहा? डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस लेंगे आएगा म्यू नॉट इंटू 1500 और 4 माइनस 2. बड़े में से छोटा घटा रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए. dt 0.1 सेकेंड. ये dB समझो ना, ये है B2 माइनस B1, यही लिखा है. इसमें से ये घटा दिया है. इतना तो हम लोग आराम से पकड़ पाए होंगे. इस वैल्यू में रख दो. तो मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं और इस वैल्यू का इस्तेमाल करता हूं. एरिया कितना था? भूल गया मैं. तो एरिया दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये रहा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर में आ गया. और dB अपॉन dt जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट इंटू 1500, और यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 4 माइनस 2 अपॉन 0.1. अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और जो वैल्यू आ रही है वो आंसर हमारी आ जाएगी. तो देखिए जहां से जो म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर 7. इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका लिख देता हूं एक स्टेप. 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1500, ये डेसिमल हटा के 20 कर दो, इंटू 20. अब इसको आपको सॉल्व करना है. अब आप सॉल्व जब इसको करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 7.5 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, विच इज इक्वल टू 7.5 माइक्रो वोल्ट. इस तरह से ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं और बड़े आसानी से हो जाएगा. देखिए -4 -11 आ गया, 2 0 3 0. आप कर लीजिएगा, बड़े आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी. ये करने का तरीका मैंने बता दिया. तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का है और एक्सरसाइज में दिया है एनसीईआरटी की, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. खैर आप नोट कर पाए होंगे. थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, इस तरीके से आप नोट कर पाए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा हम लोग. अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है. द करंट फ्लोइंग इन द 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 16 मिली हेनरी और 12 आर इंक्रीजेज एट द सेम रेट इफ द पावर सप्लाइड टू द 2 कॉइल्स आर इक्वल. फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेजेस. तो हम जानते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है? V की वैल्यू होती है L di बाई dt. ये E ही है. तो यहां E1 अपॉन E2 या V1 अपॉन V2 L1 अपॉन L2 के टर्म में आ गया. और ये क्या है? एज di बाई dt सेम है, कट जाएगा ना. तो V1 अपॉन V2 क्या रहा? 16 अपॉन 12 यानी 4/3.
ये पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले की बात करते हैं। बोल रहा है द करंट कितनी है, तो यहां पर हम जानते हैं पावर होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये दोनों रेसिप्रोकल हो गए, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई गिवन पावर के लिए। तो इससे क्या कर सकते हैं, I1 अपॉन I2 की वैल्यू, इसका उल्टा V2 अपॉन V1 हो जाएगा। तो 3/4 एज पावर इज सेम, एज P इज सेम। तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू यहां से बड़े आराम से आपने निकाल ली, जो कि 3/4 हो गई। ये भी हो गया। ये भी एक अच्छा खासा सवाल बनता है, लेकिन बहुत सरल होता है, जो आप देख पा रहे होंगे। तीसरी की बात करते हैं, द एनर्जीज स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड की कहानी क्या होती है, उम्मीद है आपको पता होगी। वो हो जाती है E इज इक्वल टू हाफ LI²। तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हाफ कट गया, हाई L1 स्क्वायर L2 I L2 स्क्वायर, 16 अपॉन 12 L1 अपॉन L2, I1 अपॉन I2 का मतलब 9/16, इसी का स्क्वायर कर दिया है। अब काटा पीटा तो वैल्यू 3/4 आ गई, जो कि आपका आंसर है। इस तरह से ये कहानी बड़े आराम से कर सकते हैं। नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत सरल है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन वेबर, ये फ्लक्स है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट T इज इक्वल टू 4। बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन पूछे जाने वाला सवाल। हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। कुछ नहीं करना है, आप पाई को इंटीग्रेट कर दीजिए, जो वैल्यू दी है 5t² प्लस 3t प्लस 16 माइनस ये आ जाएगा 10t, इसको करोगे तो आ जाएगा 3। अब ये E वैल्यू है ET पर, तो टाइम कितना ले रहे हो, 4 सेकेंड। 10 इंटू 4 प्लस 3, तो आ गया -43 वोल्ट। ये आपका आंसर है, और इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत आसानी से हो गया, लेकिन आना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कॉइल ऑफ वायर इनक्लोजिंग एन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन। प्लेन जो है 60 डिग्री बना रहा है एंगल, तो आप समझ गए एरिया वेक्टर कितना बना रहा होगा, 30 डिग्री। ये हमने रिलेशन अभी इसी लेक्चर के दौरान आपको सिखाया था। तो अगर थीटा कितना हो गया, 90 माइनस 60, विच इज इक्वल टू एरिया वेक्टर के लिए 30 डिग्री। विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस वन, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या होता है, BA cos थीटा 10 की पावर -1, बी की वैल्यू, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10 की पावर -4 cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो यहां वैल्यू बची 4 5, 2 निपट गए, 10 की पावर -3 इंटू √3/2 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर आ गया। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0 कर दें इतने सेकंड में, देन फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये बेसिकली dB/dt की चर्चा कर रहे हैं। ये डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, मतलब 0.10 की पावर -1, टाइम लिया 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू हो गई 10 की पावर 2। माइनस प्लस छोड़ दीजिए, केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे यहां। टेस्ला पर सेकेंड। तो E की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस लोगे तो यहां माइनस एडजस्ट कर सकते हो, लेने की जरूरत नहीं, उस चक्कर में ना फंसे। तो d∅/dt ये हो गया A cos थीटा इंटू dy/dt। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 0.866 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ए पता है, cos थीटा पता है, dy/dt ऊपर से निकाल दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इस क्वेश्चन को देखेंगे।
ये इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द आर्मेचर ऑफ ए डायनेमो इज डबल्ड, ओमेगा बढ़ा दिया जाए, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो देखिए यहां पर है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको लिखते हैं एन बी ए, ई नॉट की वैल्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब क्या कह रहा है, एंगुलर स्पीड, ओमेगा को डबल कर दोगे, जैसे ही ओमेगा डबल करोगे 2 ओमेगा कर दिया, तो किस चीज को बोल रहा है, ई डैश तो डबल हो गया, 2e हो गया, पूछ क्या रही है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस ये एम्पलीट्यूड दुगना हो जाएगा, आंसर विल बी डबल, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड की बात करें तो हम लोग ई नॉट लिखते हैं विच इज एन बी ए ओमेगा, तो ओमेगा का 2 ओमेगा करोगे तो नए वाले का एन बी ए 2 ओमेगा मिल जाएगा, मतलब 2 इंटू ई डॉट ई। इस तरीके से आप इस सवाल को परफॉर्म कर सकते हैं। आइए इसको नोट कीजिए, और आज का अंतिम सवाल हम लोग करते हैं बड़ी शांति से बहुत सारे सवाल लगाए, 100% आपका काम बन जाएगा। इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल्ड, दोनों को डबल कर दिया है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तो एल डैश की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट 2n का होल स्क्वायर, डबल कर दिया टर्न्स, और लेंथ को भी इन्होंने डबल कर दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, एल डैश इज इक्वल टू 4/2 यानी 2l, बस आंसर विल बी डबल यानी बी डबल। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप शांति से। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। फिजिक्स अगर आसान भाषा में सीखनी है, वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकालने हैं, तो अरविंद एकेडमी चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पे अरविंद एकेडमी चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, और इसका हाँ पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।